नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। क्या सरकार के आलोचक हर बार दिमागी नक्सल, देशद्रोही या एंटी नेशनल कहकर खारिज किए जा सकते हैं? जब सवाल पूछने वाले युवाओं का एक बड़ा हिस्सा खुद उसी सामाजिक हिंदू आधार से आता हो जिसे बीजेपी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और पूंजी मानती हो, तो क्या उनकी नाराजगी को सिर्फ विरोध या साजिश कहकर टाला जा सकता है? और अगर ये युवा न तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, न भारत के विरोधी हैं और न ही बीजेपी के पारंपरिक राजनीतिक विरोधी रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि इन युवाओं को आखिर किस बात से शिकायत है? क्या ये सिर्फ बेरोजगारी, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की गड़बड़ी का गुस्सा है, या इसके पीछे सरकार के काम करने के तरीके, लोकतंत्र, संस्थाओं और भविष्य को लेकर एक बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है? और अगर यह असंतोष सचमुच बीजेपी के अपने सामाजिक आधार के भीतर पैदा हो रहा है, तो क्या हिंदू युवा मोदी सरकार के लिए नई और सबसे मुश्किल चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि विपक्ष की आलोचना को खारिज करना आसान है, लेकिन जब अपने ही समर्थक सवाल पूछने लगे, तब राजनीति के लिए असली परीक्षा शुरू हो जाती है। आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका संगठन नहीं रहा है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है एक बड़ा सामाजिक गठजोड़। इसमें हिंदू समाज के अलग अलग वर्ग शामिल है और इसमें बड़ी संख्या युवाओं की भी है। बीजेपी ने लंबे समय तक युवाओं के सामने एक ऐसी राजनीति पेश की जिसमें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व और विकास एक साथ दिखाई देते थे। 2014 में ये राजनीति बेहद प्रभावशाली साबित हुई। 2019 में भी बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिला, लेकिन 2024 के चुनाव ने पहली बार ये संकेत दिया कि समर्थन को स्थायी मान लेना शायद ठीक नहीं होगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई। और इसके बाद से एक सवाल लगातार महत्वपूर्ण होता गया है: क्या बीजेपी के पुराने सामाजिक आधार में भी बदलाव शुरू हो गया है? दूसरे, बीजेपी की राजनीति पर बात करते समय अगर अक्सर हिंदू मुस्लिम का सवाल सामने आता है, लेकिन आज की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। सरकार के खिलाफ सवाल पूछने वाला हर व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, हर प्रदर्शनकारी विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, हर आलोचक सेक्युलर राजनीति का समर्थक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को हिंदू मानते हैं, धार्मिक हैं, राष्ट्रवादी हैं, और इसके बावजूद सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। युवा छात्र पेपर लीक पर सवाल कर रहा है, नौकरी नहीं मिलने पर सवाल कर रहा है, परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो ये सवाल पूछ रहा है कि सरकार से सवाल करना देश विरोधी कैसे हो गया। यानी विरोध का सामाजिक आधार बदल रहा है। सवाल पूछने वालों पर सरकार समर्थक तो तमाम आरोप मढ़ ही रहे हैं। दबाव में अपने मंत्री का इस्तीफा लेने पर मजबूर हुए प्रधानमंत्री भी जेन जी से संवाद के लिए रील भले ही बनाने लगे हों, लेकिन सवाल पूछने वाले बौद्धिक समाज को लाल किले से वो भी दिमागी नक्सल बताने से नहीं चूके। एंटी नेशनल, देशद्रोही, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल जैसे शब्द किसी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाते, बल्कि इनका इस्तेमाल अक्सर संदेश देने के लिए भी किया जाता है कि सरकार की आलोचना और देश की आलोचना एक ही चीज है। लेकिन ऐसा बताने वालों को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार बदल सकती है, नीतियां बदली जा सकती हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना की जा सकती है, किसी कानून का विरोध किया जा सकता है, और इन सब के बावजूद देश के प्रति आपकी निष्ठा बनी रह सकती है। यही लोकतंत्र का मूल विचार है। और जब ये सवाल पूछने वाला युवा उसी सामाजिक आधार से आता है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है, तब राजनीतिक चुनौती और गंभीर हो जाती है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि हिंदू युवा बीजेपी से पूरी तरह दूर हो गया है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा तो है नहीं जो हम इस दावे को साबित करें। बीजेपी के पास आज भी युवाओं का बड़ा समर्थन है, लेकिन सवाल समर्थन खत्म होने का नहीं है। सवाल है कि क्या समर्थन अब बिना सवाल वाला समर्थन नहीं रह गया है? यानी क्या युवा ये कह रहा है, मैं हिंदू हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मुझे राम मंदिर में कोई समस्या नहीं है, मुझे देश की सुरक्षा से कोई समस्या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरोजगारी पर सवाल नहीं करूंगा, मैं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं करूंगा, मैं सरकार के फैसलों पर सवाल नहीं करूंगा। और यही बदलाव राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आरएसएस और बीजेपी की दशकों पुरानी राजनीति में राम मंदिर सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया, लेकिन इसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक की सफलता और सरकार के प्रति राजनीतिक संतोष दो अलग अलग चीजें हैं।
एक युवा राम मंदिर का समर्थक हो सकता है और साथ ही सरकार से नौकरी भी मांग सकता है। वो हिंदुत्व का समर्थक हो सकता है लेकिन भ्रष्टाचार पर सवाल भी कर सकता है। वो राष्ट्रवादी हो सकता है लेकिन सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना भी कर सकता है। और यही वो जगह है जहां बीजेपी के लिए पुराना राजनीतिक समीकरण मुश्किल पैदा करता है। किसी भी युवा की राजनीति सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान से तय नहीं होती। वो अपने भविष्य को भी देखता है, नौकरी मिलेगी या नहीं, परीक्षा समय पर होगी या नहीं, पेपर लीक होगा या नहीं, शिक्षा महंगी होगी या सस्ती होगी, उसकी आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और अगर इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं है तो सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान के सहारे लंबे समय तक राजनीतिक समर्थन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि 2024 के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल केवल विपक्ष की ताकत का नहीं है। सवाल यह भी है कि उसका अपना सामाजिक आधार सरकार से क्या उम्मीद कर रहा है। इस बदलाव को समझने के लिए सोशल मीडिया को भी देखना होगा। आज युवा सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं सुनता, वो वीडियो बनाता है, सवाल पूछता है, किसी सरकारी दावे की जांच करता है, पुराने भाषण निकालकर आज के बयान से तुलना करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो सरकार के समर्थन में भी बोल सकता है और सरकार की आलोचना भी कर सकता है। यानी राजनीतिक पहचान अब पहले की तरह स्थिर नहीं रही। एक युवा किसी मुद्दे पर बीजेपी के साथ हो सकता है तो दूसरे मुद्दे पर उसके खिलाफ भी। यही डिजिटल राजनीति की नई चुनौती है। यह बदलाव सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, विपक्ष के लिए भी ये बड़ा मौका है। लेकिन विपक्ष को यह समझना होगा कि हर हिंदू युवा को हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी का समर्थक मान लेना उतनी ही बड़ी गलती होगी जितनी हर बीजेपी समर्थक को कट्टर हिंदुत्ववादी मान लेना। युवा मुद्दों पर वोट कर सकता है, वो रोजगार पर वोट कर सकता है, वो शिक्षा पर वोट कर सकता है, वो स्थानीय उम्मीदवार को देखकर वोट कर सकता है और वो हिंदू होते हुए भी बीजेपी को वोट न देने का फैसला कर सकता है। यही भारतीय लोकतंत्र की जटिलता है। तो क्या मोदी सरकार के खिलाफ अब हिंदू युवा सबसे बड़ी चुनौती है? शायद इसे इस तरह कहना ज्यादा सही होगा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो युवा हो सकता है जिसे वो अपना मानकर चलती है, लेकिन जो अब बिना सवाल किए समर्थन देने को तैयार नहीं है। क्योंकि विपक्ष से लड़ना आसान है, आप उसे राजनीतिक विरोधी कह सकते हैं, लेकिन जब सवाल आपके अपने समर्थक पूछने लगे तो आपको जवाब देना पड़ता है। और यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति ने भारतीय राजनीति को निश्चित रूप से बदला है। हिंदुत्व आज राजनीति के केंद्र में है, लेकिन किसी भी राजनीतिक विचार की असली परीक्षा सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होती। असली परीक्षा यह होती है कि नई पीढ़ी उस विचार को कितनी मजबूती से स्वीकार करती है। अगर हिंदू युवा ये कहने लगे कि मैं हिंदू हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, लेकिन सरकार से सवाल भी करूंगा, तो ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि तब सवाल हिंदू बनाम मुस्लिम का नहीं रहेगा, तब सवाल होगा हिंदू समाज के भीतर सरकार की नीतियों को लेकर कितनी बेचैनी है। और अगर ये बेचैनी बढ़ती है तो बीजेपी के सामने चुनौती विपक्ष से नहीं, उसके अपने सामाजिक आधार के भीतर से उठ सकती है। क्या यही मोदी सरकार के सामने आने वाली अगली बड़ी राजनीतिक चुनौती है? यही सवाल हमें आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और बीजेपी उस वक्त इसका जवाब कैसे देती है, ये चुनावी परिणाम में दिखेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।